आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम संसद की पिछली क्लास से आगे और बढ़ते हैं और संसद की संभवतः ये आखिरी क्लास और बात करते हैं संसद में बची हुई कुछ और बातों की। देखिए, हमने पहली क्लास में संसद के सामान्य परिचय की बात की थी कि संसद क्या है, कैसे है, कितने सदन हैं, कौन से आर्टिकल्स में इसके बारे में बात की गई। दुनिया की और संसद से भारत की संसद की तुलना के बारे में थोड़ी सी हमने बात की। दूसरी क्लास में हमने राज्यसभा के बारे में बात की। तीसरी क्लास में हमने लोकसभा के बारे में बात की। चौथी क्लास में हम संसद के संबंध में कुछ और विशेष कुछ चीज़ें, सत्र वगैरह हैं, सदन के नेता की बात है, मंत्री और महान्यायवादी के इसके बारे में अधिकार क्या होंगे, दल बदल संबंधी प्रावधान क्या है, सांसदों की योग्यताएं क्या हैं, लगभग वो मोटे मोटे तौर पे और कुछ और बातें की। आज के इस क्लास में हम संसद की प्रक्रिया के संबंध में कुछ बात करते हैं। शुरू में आपके प्रश्नकाल, शून्यकाल आपने सुना है बहुत बार नाम, उस बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं उसके बाद आपके विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्प के बारे में। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं किस तरीके से कानून बनते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया। फिर दोनों सदनों की तुलना, किस तरीके से कानून बन के किस तरीके से दोनों सदनों में पारित होते हैं। फिर हम बात करते हैं संसद के समितियों के बारे में, ये संसद में कौन कौन सी समितियां खास तौर से वो हैं और किस तरीके से वो दो समितियां खास तौर से, उस बारे में बात करेंगे। तो संसद के बारे में इस क्लास में कुछ विशेष उन सब चीज़ों को समेट के और हम पढ़ते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम संसद में। यहाँ पर संसदीय प्रक्रियाओं से, संसदीय प्रक्रिया के संबंध में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रश्न शून्यकाल की या प्रश्नकाल की। चलिए प्रश्नकाल से शुरू करते हैं। जहां तक बात प्रश्नकाल की है, प्रश्नकाल की शुरुआत होती है दिन की। आप जानते हैं संसद में, दोनों ही सदनों में दिन की कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे से होती है और 11 बजे से 12 बजे तक की अवधि, ये जो 1 घंटे का काल है वो प्रश्नकाल कहलाता है। और प्रश्नकाल में सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। देखिए, मंत्री भी सांसद होते हैं, लेकिन ऐसे सांसद जो मंत्री नहीं हैं, खासतौर से विपक्ष के मान लीजिए आप, वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, मतलब सरकार से सवाल पूछते हैं, विभिन्न विभागों से संबंधित मंत्रियों से सवाल पूछते हैं कि किस संबंध में क्या क्या काम सरकार किस तरीके से कैसे क्या कर रही है। और यदि किसी भी सवाल कि घेरे में कोई मंत्री आता है तो खास तौर से उससे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न चूंकि मंत्रियों से पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालती है, नियंत्रण रखती है संसद। ये संसदीय नियंत्रण का एक तरीका है प्रश्नकाल। और सांसद है, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। इस अवधि में ये समझिए कि 15 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आज कोई प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर आज के कम से कम 15 दिन बाद इसका उत्तर दिया जाएगा। तो चूंकि 15 दिन बाद दिया जाएगा, इसलिए मंत्रियों पर बहुत ज़्यादा कुछ दबाव नहीं होता है। और प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आपको पता है कि बहुत आईएएस की फौज खड़ी है मंत्रियों के पास, वो आराम से प्रश्नों का जवाब इस तरीके से तैयार कर लेती है 15 दिन के अंदर। पहले अवधि 10 दिन थी, लेकिन कुछ सालों पहले ये विचार किया गया संसद में कि 10 दिन में जवाब तैयार नहीं हो पाता है, तो ये अवधि बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई। प्रश्नकाल में मोटे तौर पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें एक प्रकार के प्रश्न है तारांकित प्रश्न। आप खूब अच्छे से जानते हैं तारांकित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके ऊपर तारा अंकित हो, मतलब इस तरीके का स्टार्ड क्वेश्चन है, वो तारांकित प्रश्न है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर हैं वो मौखिक रूप से दिए जाते हैं और इनके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में ऐसे 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपके तारांकित प्रश्न है। दूसरे प्रकार के प्रश्न है वो अतारांकित। अतारांकित का मतलब क्या है? अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है और लिखित रूप से दिए जाने की वजह यह है कि इनका संबंध आंकड़ों से और तथ्यों से होता है।
तथ्य आधारित प्रश्न होते हैं, इनके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, इनके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, और एक दिन में ऐसे अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपके अतारांकित प्रश्न। तीसरे प्रकार के प्रश्न है अल्प सूचनात्मक प्रश्न। अल्प सूचनात्मक प्रश्न लोक महत्व के विषय से संबंधित होते हैं, और चूंकि ये लोक महत्व के विषय से संबंधित होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को 15 दिन से कम अवधि की सूचना के आधार पर पूछा जाता है। 15 दिन से कम अवधि की पूर्व सूचना, ये तो 15 दिन से ज्यादा की अवधि, ये 15 दिन से कम अवधि की सूचना के आधार पर पूछे जा सकते हैं, और ये थोड़े महत्वपूर्ण किस्म की प्रकृति के प्रश्न होते हैं, अल्प सूचनात्मक प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्नकाल है आपके। प्रश्नकाल के बाद देखिए दूसरा है, वो है शून्यकाल, 0 आवर। 0 आवर हो प्रश्नकाल के ठीक बाद में, क्वेश्चन आवर के ठीक बाद का समय 0 आवर कहलाता है, और 0 आवर इसका मतलब 12 बजे से लेकर 1 बजे तक की अवधि, 1 घंटे की अवधि शून्यकाल कहलाती है। और इस शून्यकाल में 0 आवर में बिना किसी पूर्व सूचना के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि बिना किसी पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं सांसदों के द्वारा, तो चूंकि बिना पूर्व सूचना के आधार पर पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर मंत्रियों पर काफी हद तक दबाव रहता है। ये प्रश्न शून्यकाल का जिक्र, जो शून्यकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस शून्यकाल का जिक्र संसदीय नियमों में, प्रक्रियाओं में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और एक खास बात और समझिए ना कि ये भारतीय संसद में ही विकसित परंपरा है, भारतीय संसद में ही ये विकसित परंपरा है, जिसको हमने कहीं और से नहीं लिया। और इसकी शुरुआत 1962 से शुरू हुआ, ये व्यवस्थित तरीके से 1962 से शुरू नहीं हुआ, शुरू में थोड़ा थोड़ा समय इस तरीके से, और आगे जाके फिर वही फिक्स हो गया। तो 1962 से शुरू होने वाली परंपरा है ये शून्यकाल। तो प्रश्नकाल 11 से 12 और शून्यकाल आपके 12 से 1। ठीक है, फिर देखिए प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद की आप कुछ बातें और देख लीजिए। खास तौर से आप प्रस्ताव के बारे में थोड़ी सी समझिए। देखिए प्रस्ताव किसे कहते हैं? प्रस्ताव को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। प्रस्ताव का मतलब कि संसद में जो भी काम होते हैं प्रस्तावों के माध्यम से ही होते हैं। समस्त कार्य वो प्रस्तावों के माध्यम से ही चलते हैं, और चूंकि प्रस्ताव के माध्यम से ही सारे कार्य चलते हैं, तो ये सदन को गति प्रदान करते हैं। एक तरीके से मोशन कहा जाता है इन प्रस्तावों को। तो ये प्रस्ताव मोटे तौर पे 2 प्रकार के होते हैं, एक महत्वपूर्ण किस्म के प्रस्ताव, एक कम महत्वपूर्ण किस्म के प्रस्ताव। तो एक आपने नाम सुना होगा संकल्प, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजोल्यूशन। संकल्प और प्रस्ताव में क्या फर्क है ये भी आप समझना। जो कम महत्वपूर्ण किस्म की प्रकृति के प्रस्ताव है वो तो प्रस्ताव है, और ऐसे प्रस्ताव जो अति महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं वो संकल्प है। समझिएगा इस बात को कि प्रस्ताव जो है उनमें बहस होती है, वाद विवाद होता है, लेकिन लास्ट में वोटिंग नहीं होती है, जो कम महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रस्ताव है। और जो अधिक महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रस्ताव है, जिसे हम संकल्प कह रहे हैं, इनमें बहस और वाद विवाद के अंत में लास्ट में वोटिंग भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको समझिएगा। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव में देखिए, एक प्रस्ताव है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या है? यह प्रस्ताव किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर लाया जाता है, जो विषय लोक महत्व के मुद्दों से जुड़ा है, लोक महत्व के मुद्दों से जुड़ा है और अविलंबनीय है, मतलब विलंब नहीं किया जा सकता।
अविलंबनीय महत्व का विषय है, तत्कालीन विषय है, मतलब तत्कालीन ही मुद्दे पर है, स्पष्ट होना चाहिए वो मुद्दा, स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, उस मुद्दे का एक ही होना जरूरी है, एक ही मुद्दा होना जरूरी है। कार्य स्थगन प्रस्ताव में एक से ज्यादा मुद्दे नहीं लाए जा सकते। तो ऐसी स्थिति हो किसी मामले पर, कोई मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण किस्म का मुद्दा आ गया, कोई घटना ऐसी घट गई जिस पर सदन में विचार किया जाना बहुत जरूरी है उसी समय, तो ऐसी स्थिति में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और कार्य स्थगन प्रस्ताव देखिए पीठासीन की पूर्व अनुमति से लाया जाता है, और अगर पीठासीन पूर्व अनुमति ना दे तो यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पूर्व अनुमति से यह प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर एक बार इसे पीठासीन ने अनुमति दे दी तो ऐसी स्थिति में उसी दिन के 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के ये 2.5 घंटे की अवधि, ये 2.5 घंटे की अवधि, वो उस अवधि में जो पूर्व निर्धारित कार्य था उसको स्थगित कर दिया जाता है, और इस 2.5 घंटे की अवधि में उस घटना विशेष पर सदन में चर्चा होती है, बहस होती है, वाद विवाद होता है। ये समझिएगा आप। और इस घटना के बाद में एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बार अगर पीठासीन ने इसकी पूर्ण अनुमति दे दी तो अब उस दिन की जो भी सदन की कार्यवाही है उसको स्थगित नहीं किया, सदन को स्थगित नहीं किया जा सकता। फिर अब इस घटना के ऊपर जो बातचीत हुई, चर्चा हुई, लास्ट में वोटिंग होगी। वोटिंग में यदि ये प्रस्ताव पारित हो गया तो यहां पर काफी हद तक सरकार पर दबाव आ जाता है, क्योंकि उस घटना के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। कोई ऐसी घटना घट गई मान लीजिए, तो यहां सरकार पर दबाव आता है। तो ये कार्य स्थगन प्रस्ताव है जिसमें किसी तत्कालीन मुद्दे के किसी विषय पर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है। फिर देखिए आप, कार्य स्थगन प्रस्ताव के बाद में एक प्रस्ताव है, वह है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब क्या है कि इसमें किसी, ये भी तत्कालीन महत्व का कोई लोक महत्व का कोई तत्कालीन विषय का मामला है, मुद्दा है, जिस पर संबंधित मंत्री, जो उस घटना से संबंधित मंत्री है, उसका ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में उसका वक्तव्य मांगा जाता है कि वो सदन में इस घटना के बारे में क्या स्पष्टीकरण देना चाहता है, वो क्या कह रहा है, वो सदन में इस बारे में जवाब दे। तो संबंधित मंत्री उसी समय भी जवाब दे सकता है, समय भी मांग सकता है बाद में इसका जवाब देने के लिए। तो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। फिर देखिए और प्रस्तावों की बात करें आप तो विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव एक्चुअल में तब लाया जाता है कि जब किसी मंत्री ने सदन को गुमराह किया हो, कोई गलत जानकारी देकर, गलत तथ्य देकर, और सदन को मतलब गुमराह किया है, तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है मंत्री के विरुद्ध कि उसने सदन को गलत जानकारी दी है, गलत तथ्य सदन में रखे हैं, तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। फिर देखिए आप देखिए निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव एक्चुअल में आता है लोकसभा में, और लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के विरुद्ध, ये विपक्ष लेके आती है। ये सरकार या उसके किसी मंत्री के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की निंदा करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। और चूंकि किसी कार्य की निंदा करने के लिए है, इसका मतलब वो कार्य वो बताया जाना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि वो कौन से कार्य की, किस कार्य की निंदा कर रहे हैं। तो उस कार्य को स्पष्ट करना जरूरी है कि वो कौन से कार्य की निंदा इसमें कर रहे हैं। तो निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना जरूरी है एक तरीके से कि कौन से कार्य की वो निंदा कर रहे हैं, कारण बताना जरूरी है। यहां पर निंदा प्रस्ताव यदि हो गया पारित तो सरकार गिरेगी नहीं, सरकार गिरती नहीं, लेकिन उस पर दबाव आ जाता है अपना बहुमत सिद्ध करने का। फिर देखिए एक प्रस्ताव और आप बात करें तो एक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र असल में देखिए आर्टिकल 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और चूंकि ऐसा कहा गया है कि जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है तब तक वो अपनी सत्ता में रहेगी,
तो इसी बेस पे अविश्वास प्रस्ताव वो उसका एक आधार है। एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आप जानते हैं विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा, इसकी प्रकृति ही ऐसी, इसका नेचर ही ऐसा है, और इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से ही ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर अगली एक बात और ये है कि इस बात को भी समझिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नियम संख्या 198 पर की गई है। नियम संख्या 198 में इस अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया गया है। ठीक है, संसदीय नियमों में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और जब इसे लाया गया तो यदि ये हो गया पारित, अच्छा कारण बताना जरूरी नहीं इसके लिए, ये बहुमत मतलब उसको चेक किया जा रहा है कि सरकार बहुमत में है कि नहीं है। यदि ये पारित हो जाए तो पारित हो जाने पर क्या हो जाएगा, पारित होने का रिजल्ट क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार समाप्त है, सरकार गिर जाएगी। तो इस तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव है। तो फिर विश्वास प्रस्ताव क्या है? एक विश्वास प्रस्ताव होता है। विश्वास, देखिए अविश्वास प्रस्ताव तो क्या है, विपक्ष लेके आ रहा है, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लेके आता है। फिर ये लोकसभा में ही, ठीक है, लोकसभा में ही आता है, और ये ध्यान रखें कि इसका संसद के नियमों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, संसदीय नियमों में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लेके आती है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, वो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए ये प्रस्ताव लेके आती है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, लेकिन उसका बहुमत स्पष्ट नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह रहा है कि लोकसभा में वो अपना बहुमत सिद्ध इतने समय के अंदर करेगा। तो वो जो बहुमत सिद्ध करता है वो विश्वास प्रस्ताव के तहत करता है, इसके माध्यम से करता है। और यदि ये पारित हो जाए तो पारित होने का मतलब तो सरकार बन जाएगी, लेकिन यदि ये पारित ना हो तो सरकार गिर जाती है। तो इसका पारित होना और इसका पारित ना होना, दोनों का रिजल्ट सरकार का गिरना है। ठीक है, चलिए अब आगे समझिए। अच्छा, एक धन्यवाद प्रस्ताव की बात और कर लेता हूं आपके सामने। धन्यवाद प्रस्ताव कौन लेके आता है? सत्ता पक्ष लेके आता है। और कब लेके आएगा? जब राष्ट्रपति अभिभाषण देगा, और राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के बाद में, क्योंकि वो अभिभाषण मंत्रिमंडल ही तैयार करता है, और मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को ही राष्ट्रपति पढ़ के सुनाता है, तो उस अभिभाषण पर क्या करती है सरकार, सत्ता पक्ष धन्यवाद प्रस्ताव लेके आती है राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। एक तरीके से इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से सरकार अपनी ही जो नीतियां, जो अभिभाषण में राष्ट्रपति ने पढ़ी, सरकार की ही नीतियां हैं, उसको एक तरीके से मोहर लगा रही है संसद की। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव है, ये अगर पारित ना हो सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन सरकार पर दबाव आ जाता है अपना बहुमत सिद्ध करने का, क्योंकि सत्ता पक्ष इसे लेके आया है। तो ये कई प्रकार के प्रस्ताव थे। प्रस्तावों के बाद में आगे कुछ और बिंदु देख लीजिए, और उन बिंदुओं की अगर आप बात करें तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में बता देता हूं थोड़ा सा आपको कि कानून किस तरीके से कैसे क्या बनते हैं, उसकी बात करते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कौन से चरणों से होकर गुजरता है, कितने वाचन होते हैं, और साथ ही हम बात करते हैं कौन से सदन में साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, साथ ही धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या फर्क है, उनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया मैं यहाँ पर थोड़ी सी खास तौर से बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर विधि निर्माण प्रक्रिया, भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया है वो प्रभावित है किससे? ब्रिटेन के विधि पर, ब्रिटेन से हमने ये प्रक्रिया ली है, वहां से प्रभावित है। विधि निर्माण की प्रक्रिया में यूं समझिए आप कि कोई विधेयक और अधिनियम में तो अंतर समझते हैं ना। विधेयक मतलब अधिनियम बनने से पहले जो संसद में प्रक्रिया चलती है और जिन बिंदुओं पर विचार हो रहा है वो विधेयक है, वो कच्चा माल है एक तरीके से। तो किसी एक सदन में कोई विधेयक आया, उस एक सदन में विधेयक 3 वाचनों से होकर गुजरता है। तो पहला वाचन देखिए,
प्रथम वाचन। प्रथम वाचन से पहले की स्थिति यह होगी कि संबंधित मंत्रालय उस विधेयक को तैयार करता है कि कौन कौन से बिंदु इसमें हम डालें, कैसे क्या डालें और किन किन बिंदुओं पे आगे संसद में हम भेजें कि उस तरीके से वो वहां पे और उस पर चर्चा हो। प्रथम वाचन में क्या होता है, केवल बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है प्रथम वाचन में। प्रथम वाचन में संबंधित मंत्री उसे पेश करता है, जो मंत्री जिस विभाग का है वो उसे पेश करेगा संसद के समक्ष। उस विधेयक के बारे में सामान्य परिचय देता है एक कि इस संबंध में एक विधेयक है जिसको हम लेके आ रहे हैं संसद में और इस संबंध में हम कानून बनाना चाह रहे हैं। इसका परिचय कराता है सामान्य तौर पे, एक बहुत सार रूप में, और उस विधेयक को भारत के गजट में प्रकाशित करवाता है। तो मान लीजिए पहले वाचन में क्या है, इसका प्रस्तुतिकरण और प्रकाशन, गजट में प्रकाशन, बस यही इसका पहला वाचन है, प्रथम वाचन। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। द्वितीय वाचन है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। कानून निर्माण में द्वितीय वाचन ही वो सबसे जटिल प्रक्रिया है। द्वितीय वाचन में कई चरण होते हैं। सबसे पहले सामान्य बहस की अवस्था होती है, या आम बहस की अवस्था समझ लीजिए इसको, आम या सामान्य बहस की अवस्था। और इस अवस्था से पूर्व जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को क्या किया जाएगा, उस विधेयक की एक एक प्रति दे दी जाती है ताकि वो उसके बारे में पढ़ सकें, समझ सकें और बहस करने की स्थिति में आ सकें। अब सामान्य बहस की अवस्था में केवल उसके मूल सार बिंदु पर ही बहस होती है कि इस तरीके से लाया गया ऐसा विधेयक, उसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, और बहस होती है, उस पर चर्चा होती है, वाद विवाद होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं। आम बहस की अवस्था के बाद अंत में यह निर्णय किया जाता है कि इस विधेयक पर आगे का कौन सा चरण अपनाया जाए। आगे के चरण में 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि पूरे संसद ही इसके बारे में विचार करे, पूरा सदन ही, अगर वो लोकसभा में तो लोकसभा, राज्यसभा में तो राज्यसभा, वो पूरा सदन ही इसके ऊपर चर्चा करे, जो कि सामान्यतः नहीं अपनाया जाता कदम। दूसरा ऑप्शन है कि आम जनता के सामने इसको लाया जाए, कि आम जनता से इस पर सुझाव मांगे जाए, जिसका यूज नहीं किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन वो है कि एक समिति, संसदीय समिति को ये सौंप दिया जाए। संसदीय समिति आगामी कुछ दिनों में इसके ऊपर विचार विमर्श करके इसकी सिफारिशें वो संसद में पेश करेगी, सदन में पेश करेगी। और आम तौर पे लगभग सभी विधेयकों पर यही अवस्था अपनाई जाती है। तो मैं सीधे इस दूसरी अवस्था को समिति अवस्था ही लिख देता हूं। इस समिति अवस्था में एक समिति का गठन किया जाता है। समिति को वो विधेयक सौंप दिया जाता है जो उसके ऊपर विस्तार से विचार करेगी, और सदन है जो बाकी का, वो आम तौर पे अपना दैनिक जो भी कार्य हैं उन कार्यों को करता रहेगा। तो काम चलते रहते हैं साथ साथ। समिति अवस्था में वो जो सिफारिश समिति ने की, उस अवस्था के बाद में गहन विचार की अवस्था आती है, गहन बहस की अवस्था या गहन विचार की अवस्था। और इस अवस्था में वो जो विधेयक था उसके एक एक बिंदु पर विस्तार से बहस की जाती है। मान लीजिए किसी विधेयक में 50 खंड है। सबसे पहले पहला खंड लिया, पहले खंड में पहला मान लीजिए 2, 4, 5 बिंदु जितने भी है, उसका पहले बिंदु में ये चीज़ें, उसमें सुधार किया जाए, इसमें ये संशोधन किया जाए, इसको मिटा दिया जाए, इसमें ये नई चीज़ जोड़ी जाए। मान लीजिए पहला खंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या ठीक चीज़ें हैं, क्या उसमें से घटाया जाए, क्या उसमें नया जोड़ा जाए, उसके एक एक बिंदु पे बहस होती है, वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, और उसके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग में यदि वो पारित हो जाए पहला खंड, तो पहला खंड होके दूसरा खंड लाइए, एक एक शब्द पे उसके ऊपर वोटिंग होती है। अब इस तरीके से एक एक खंड और एक एक खंड के एक एक बिंदु पे बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, वोटिंग होती है। और 50 खंड तो इस तरीके से गहन, वो उसकी एक तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती है। इसीलिए इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता रहता है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो ये दूसरा वाचन है। इसमें इस तरीके से पूरे विधेयक के पूरी उन समस्त बिंदुओं पे, समस्त खंडों पर
न केवल वाद विवाद विचार विमर्श होता है बल्कि छोटे छोटे संशोधनों, छोटी छोटी बातों और उनके ऊपर वोटिंग भी होती है। जब ये पूरी चरण हो जाता है तो विधेयक तीसरे चरण में आ जाता है, तीसरे वाचन में आ जाता है, तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन बहुत सामान्य सा है, इसमें केवल चूंकि पूरे उस पर बहस हो गई, विचार विमर्श हो गया, एक एक बिंदु पर संशोधन आ गए, संशोधन स्वीकार करने वालों स्वीकार कर लिया, नहीं स्वीकार करने वाले स्वीकार नहीं किए, वोटिंग छोटे छोटे बिंदुओं पे हो गई थी दूसरे वाचन में। तीसरे वाचन में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है सदन के समक्ष कि ये जो विधेयक है जिस पर हमने पहला और दूसरा वाचन कर लिया, पूरी तरीके से इस पर हमने बातचीत कर ली, अब इसे अंतिम रूप से इस सदन के द्वारा पारित कर दिया जाए। ये तीसरा वाचन है। और तीसरे वाचन में पेश किए प्रस्ताव को यदि वो सदन बहुमत से पारित कर दे तो तीसरा वाचन पूरा हो जाता है। तीसरे वाचन में केवल पूरे विधेयक पर हाँ या ना का फैसला है कि इसे पारित, इसे सदन पारित कर रहा है या नहीं कर रहा है, वोटिंग होती है और पूरे विधेयक पर सदन की पारित करने या नहीं करने का निर्णय लिया जाता है। ये तीन वाचन है। पहला वाचन और तीसरा वाचन बहुत सरल से है, सामान्य से है। दूसरा वाचन बहुत जटिल है। ठीक है, ये एक सदन में चली प्रक्रिया है, फिर ये दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में फिर यही प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो ये विधि निर्माण की प्रक्रिया के तीन वाचन की बात मैंने की आपसे। अब देखिए दोनों सदनों की तुलनात्मक तरीके से किस तरीके से कौन सा विधेयक कैसे पारित होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण विधेयक की। और साधारण विधेयक की चर्चा की गई है कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108। आर्टिकल 107 कहता है साधारण विधेयक के संबंध में, और 108 वो उसकी प्रक्रिया 107 और 8 में पूरी तरीके से दी गई है। देखिए इसमें क्या है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये लोकसभा भी हो सकती है और राज्यसभा भी हो सकती है। साधारण बहुमत से पारित होना होता है। एक सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन में गया, अगर ये लोकसभा तो ये राज्यसभा, ये राज्यसभा तो ये लोकसभा। दूसरा सदन या तो उसको वैसे का वैसे पारित कर दे, तब तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, या उसके पास ऑप्शन है कि पारित तो कर दे लेकिन कुछ संशोधन लगा दे। और यदि उसने कुछ संशोधन लगा दिया तो उसके संशोधनों पर इसकी भी सहमति जरूरी है। यदि ये इसके द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये इसके द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत नहीं है तो टकराव हो गया। तीसरा ऑप्शन ये इसे पारित ना करे तो टकराव हो गया। और या फिर एक ऑप्शन की यदि मान लीजिए यहां से कोई पारित प्रस्ताव यहां गया और इसने इस पर कोई विचार ही नहीं किया, 6 महीने गुजर गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो टकराव हो गया। और इस टकराव की दशा में राष्ट्रपति क्या करेगा? इस गतिरोध को दूर करने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाएगा, जिसका जिक्र आर्टिकल 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत से होगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा आर्टिकल 118 के तहत। लोकसभा के नियमों से इस बैठक संचालित होगी। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। यहां पे समझिए कि इसमें निर्णय किया जाता है बहुमत से, जिसमें लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों सदनों के सभी सदस्य एक साथ शामिल हैं। और चूंकि सभी सदस्य एक जगह शामिल तो एक ही जगह वो वोटिंग करते हैं और यह बहुमत से निर्णय होता है। और लोकसभा अपनी सदस्य संख्या के बल पर राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर यह समझिए आप कि संयुक्त बैठक अब तक 3 ही बार हुई है। पहली बार संयुक्त बैठक हुई है 1961 में दहेज निरोधक विधेयक, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक और तीसरी बार 2002 में पोटा। ये 3 बार संयुक्त बैठक हुई है और एकमात्र व्यक्ति जो तीनों बैठकों में उपस्थित रहे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, विधेयक पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति इस पे क्या करेगा? वो करेगा आर्टिकल 111 के तहत। राष्ट्रपति का ये पावर आर्टिकल 111 के तहत है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये हमने राष्ट्रपति में बात कर ली थी। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाएगा और दोनों सदन पुनः पारित करके भेज दें
तो अब राष्ट्रपति को उस पर साइन करने होंगे। ये साधारण विधेयक है। देखिए, साधारण विधेयक के बाद में हम बात करते हैं धन विधेयक की। पहले मैं आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक की बात बता देता हूं। धन विधेयक का जिक्र आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 में है। 109 में प्रक्रिया दे रखी है कि धन विधेयक पारित कैसे होगा, और 110 में परिभाषा दे रखी है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या है, कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे और कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे का मतलब क्या है। धन विधेयक में भारत के संचित निधि में जमा होने वाले पैसों से संबंधित विधेयक, या उसमें से जो पैसे निकाले जाते हैं उनसे संबंधित विधेयक, कोई नया कर लगाने से संबंधित विधेयक, किसी कर को समाप्त करने से संबंधित विधेयक, किसी कर में कमी या वृद्धि करने से संबंधित विधेयक, भारत की संचित निधि की रक्षा के उपाय से संबंधित कोई विधेयक, विदेशों को उधार देने से संबंधित कोई विधेयक, विदेशों से उधार लेने से संबंधित कोई विधेयक, ये सारे विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। और अंत में कहा गया कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? स्पीकर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ये बात कही गई है। देखिए, धन विधेयक का तो ये है। वित्त विधेयक में आपको बता देता हूं पारित कैसे होगा, वो तो आगे की बात है। पहले दोनों के बीच के अंतर को समझिए आप। पारित होने की बात को समझना तो बहुत सामान्य सा है। वित्त विधेयक होते हैं एक्चुअल में 3 प्रकार के, यहां से बहुत विशेष तौर पे समझिएगा आप। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के वित्त विधेयक है धन विधेयक, जिसका जिक्र आर्टिकल 110 में किया गया कि कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे। धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक का ही हिस्सा है। दूसरे प्रकार के वित्त विधेयक हैं वो वित्त विधेयक फर्स्ट, जिसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 117(1) में। और तीसरे प्रकार के वित्त विधेयक हैं वित्त विधेयक सेकंड, जिसका जिक्र है अनुच्छेद 117(3) में। 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। अब वित्त विधेयक धन विधेयक है ना, वो इसका मतलब सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। वित्त विधेयक तो वे जिनका जिक्र आर्टिकल 110 में जो बिंदु दिए गए, उन बिंदुओं के आधार पर अगर कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक है। और वो कैसे पारित होगा वो हम आगे बात करेंगे। वित्त विधेयक फर्स्ट वो वित्त विधेयक है जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित कुछ बातें दी गई है, लेकिन आर्टिकल 110 के अलावा भी कई प्रावधान उसमें शामिल है। विशुद्ध 110 नहीं है, विशुद्ध 110 तो धन विधेयक हो जाएगा। 110 प्लस अन्य प्रावधान, वो वित्त विधेयक फर्स्ट। और वित्त विधेयक सेकंड का मतलब ऐसे वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक की एक भी बात, आर्टिकल 110 की एक भी बात शामिल नहीं है, वो वित्त विधेयक सेकंड। समझ पा रहे हैं आप? तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में उसके कंटेंट के आधार पर तो ये अंतर है, प्रक्रिया में, प्रोसेस में क्या अंतर है, पारित होने के क्रम में क्या अंतर है, वो मैं थोड़ा सा पहले धन विधेयक आपको बता देता हूं, फिर वित्त विधेयक समझेंगे तो आपकी पूरी समझ में आएगी बात। देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखें बात। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये लोकसभा है, साधारण बहुमत से पारित होंगे और ये पारित होने के बाद जाएगा राज्यसभा में। अब ये स्पष्ट राज्यसभा है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन बाद ये विधेयक राज्यसभा द्वारा जैसे पारित किया गया, पारित नहीं किया गया, संशोधन लगा के पारित किया गया, इसके द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार न करना लोकसभा पर निर्भर है। 14 दिन के बाद ये विधेयक ठीक वैसे पारित मान लिया जाता है जैसा कि लोकसभा इसे पारित करना चाहे। राज्यसभा में भेजने से पहले लोकसभा अध्यक्ष इसे पृष्ठांकित करता है कि ये धन विधेयक है, कोने में लिख के भेजता है। ये विधेयक यहां से पारित होने के बाद जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। समझ रहे हैं आप? ये धन विधेयक है। अब आपकी गड़बड़ है कि वित्त विधेयक क्या होता होगा फिर। देखिए, धन विधेयक की 2 खास बात होती है। एक तो वो लोकसभा में लाया जाता है, एक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। ये मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया भी था।
वित्त विधेयक फर्स्ट को समझना आप। वित्त विधेयक फर्स्ट और धन विधेयक में एक समानता है ना, प्रक्रिया में केवल 2 समानताएं हैं। वित्त विधेयक फर्स्ट भी धन विधेयक की तरह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से एक बिंदु और केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं दूसरा बिंदु। 2 ही समानताएं हैं केवल। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। वित्त विधेयक फर्स्ट भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन इन 2 समानताओं के अलावा धन विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में कोई समानता नहीं है। इसके बाद में वित्त विधेयक ठीक उस प्रक्रिया से पारित होता है जैसे कि साधारण विधेयक होता है। मतलब यह कि साधारण विधेयक की तरह फिर वित्त विधेयक को, देखिए मैं यहां बता देता हूं, वित्त विधेयक फर्स्ट की बात कर रहा हूं ना मैं, एक सदन में लाया गया। चलिए मैं आगे बता देता हूं अगले उसमें, यहां आपको ठीक समझ आएगी। धन विधेयक की बात कर ली आपने, वित्त विधेयक फर्स्ट की बात कीजिए आप। किसी भी एक सदन में ले आए आप। चलिए मैं थोड़ा यहां देखिए, एक सदन में ले आए आप और यह सदन है लोकसभा और इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लागू लाया जा सकता है। तो धन विधेयक की तरह वित्त विधेयक पर ये दोनों बातें लागू हो गई। वित्त विधेयक फर्स्ट की बात कर रहा हूं। यहां से पारित होने के बाद ये जाएगा कहां पर? राज्यसभा में। और राज्यसभा इसे कितने समय तक रोक सकती है? तो ध्यान रखें, अब ये पूरे साधारण विधेयक की प्रक्रिया की तरह पारित होगा। तो किसी वित्त विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगर दोनों में टकराव हुआ तो वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। संयुक्त बैठक बैठाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जबकि धन विधेयक पर नहीं है। यह पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। तीनों ऑप्शन उसके पास खुले हैं। जबकि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन वित्त विधेयक को लौटा सकता है। मतलब ये कि साधारण विधेयक से वित्त विधेयक केवल 2 ही मामलों में अलग है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की जरूरत नहीं होती और उसे किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, जबकि वित्त विधेयक फर्स्ट को इन 2 चीजें उसकी विशेष हो गई। अगर आप वित्त विधेयक सेकंड की बात करें तो वित्त विधेयक सेकंड तो ठीक उस प्रक्रिया से पारित होता है जैसा कि साधारण विधेयक होता है। मतलब वित्त विधेयक सेकंड के लिए तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी जरूरत नहीं है और ये लोकसभा की भी जरूरत नहीं है। वित्त विधेयक सेकंड को तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और ठीक पूरी इसी क्रम में फिर पारित होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये थोड़ा सा अंतर आप धन विधेयक में और वित्त विधेयक में थोड़ा सा समझिएगा। अब अंत में एक विधेयक और बचा और वो संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। और संविधान संशोधन विधेयक का जिक्र किया गया है आर्टिकल 368 में। परीक्षा में आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो वो संविधान संशोधन विधेयक। बाकी साधारण बहुमत से होते हैं। कौन सा सदन? कोई सा भी सदन, किसी भी सदन में ला सकते हैं। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन इसे पारित कर सकता है। उसे हो सकता है पारित करे, संशोधन के साथ करे। यदि वैसे का वैसा पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास जाएगा। यदि इसे पारित संशोधन के साथ करे तो इसका मतलब ये सदन इसके ऊपर सहमत है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सदन इसके द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत नहीं है, टकराव हुआ। या फिर हो सकता है इसके द्वारा पारित विधेयक को ये पारित ना करे। समय की कोई सीमा नहीं है। टकराव होने की दशा में ध्यान रखें, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। अगर एक सदन से पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित ना करे या फिर ऐसे संशोधनों के साथ पारित करे जिस पर यह सदन सहमत नहीं है, तो यह विधेयक यहीं समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जहां धन विधेयक पर लोकसभा पूरी तरीके से प्रभावी थी, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की शक्तियां एकदम बराबर है, एकदम सेम, दोनों से पारित होना चाहिए। और यहां से पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत नहीं कर सकता और न पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा
आर्टिकल 368 में किया गया 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं रोकेगा, उसमें स्वीकृति देगा ही देगा। तो ये संविधान संशोधन विधेयक है। मैंने तीनों विधेयकों की आपके सामने बात रखी। मैं समझ रहा हूं कि आप काफी हद तक ठीक समझ पा रहे होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं, और ये भी हो गया। आगे एक बिंदु बचा है बस, और वो बिंदु बचा है आपके संसदीय समितियां। देखिए संसदीय समितियों के संबंध में समझ लीजिए आप। चलिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं, वहां से आप शायद थोड़ा सा ठीक तरीके से समझ पाएंगे। संसदीय समितियां एक्चुअली होती हैं दो प्रकार की। एक होती है स्थायी समितियां। स्थायी समिति का मतलब ऐसी समितियां जिनके पूरे वर्ष भर कार्य रहता है, और पूरे वर्ष भर कार्य रहता है इसका मतलब ये समितियां हर वर्ष आवश्यक रूप से अनिवार्य तौर पे इनका गठन किया जाता है। यह है स्थायी समितियां। दूसरी समितियां हैं तदर्थ समितियां, और तदर्थ समितियों का मतलब ऐसी समितियां जिनका पूरे वर्ष पर्यंत कार्य नहीं रहता, इसलिए उन समितियों को केवल जब कार्य होगा तब गठन कर देंगे उनका। जैसे ही काम खत्म हुआ वो जो समिति है वो समाप्त हो जाती है। स्थायी समिति हमारी संसद में टोटल स्थायी समितियां कितनी है? 45 है। स्थायी समितियां भी दो प्रकार की। एक तो कौन सी समिति है स्थायी समिति में? एक तो है आपके एक सदनीय स्थायी समिति, और एक है संयुक्त समिति। संयुक्त स्थायी समिति। ये 45 में एक सदन स्थायी समिति का मतलब जिसमें एक ही समिति के सदस्य शामिल हैं, एक ही सदन के सदस्य शामिल हैं। लोकसभा की अलग होगी, राज्यसभा की अलग होगी, इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। 45 में से 21 समितियां वो आपके एक सदनीय स्थायी समिति है, और 24 समितियां वो स्थायी समितियां हैं। अब एक सदनीय स्थायी समितियां में भी दो प्रकार की, एक तो लोकसभा की, बारह है, और एक राज्यसभा की, 9 है। फिर आप तदर्थ समितियों की अगर बात करें तो तदर्थ समितियां भी दो प्रकार की, एक सलाहकार समिति, सलाहकारी समिति जो सलाह देती है, दूसरी जांच समिति। पहली इंक्वायरी एडवाइजरी कमेटी, दूसरी इंक्वायरी कमेटी। जैसे किसी घोटाले की जांच करनी है तो जांच समिति करेगी। सलाहकारी समिति भी दो प्रकार की, एक प्रवर समिति जिसमें एक सदन के सदस्य शामिल हैं, एक संयुक्त प्रवर समिति जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। जांच समिति भी दो प्रकार की, एक प्रवर समिति, एक संयुक्त प्रवर समिति। इस तरीके से ये समितियां मोटे तौर पे हमारी संसद की समितियां हैं। आपके इस बात से वो काफी हद तक मोटे मोटे तौर पे आपकी सब चीजें याद हो जाएंगी। देखिए समितियों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मोटे तौर पे दो समितियों के बारे में खास तौर से पूछे जाते हैं। एक समिति तो है प्राक्कलन समिति, और एक समिति है लोक लेखा समिति, पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दोनों ही वित्तीय समितियां हैं,
और दोनों को ही क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है दोनों को ही, कि जुड़वा बहनें हैं। देखिए प्राक्कलन समिति है, इस समिति की शुरुआती बात अगर मैं करूं तो 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश के आधार पर इस समिति का गठन किया गया था। ये समिति चलन में आई थी और प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं वो देखिए, 30 सदस्य होते हैं जो सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। इसका मतलब है एक सदनीय स्थायी समिति है, लोकसभा के सदस्य सारे के सारे। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से सदस्यों का चुनाव होगा। कोई भी मंत्री वो इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता, कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता, ध्यान रखें। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। फिर देखिए ये समिति काम क्या करती है। ये समिति एक्चुअल में विभिन्न मद होते हैं, जो उन मदों में वो जो खर्चे हैं उन खर्चों का आकलन करती है, और यदि कहीं ये पाती है कि ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है उसमें, तो उन खर्चों को कम करती है, उन खर्चों में कटौती करती है एक तरीके से। तो विभिन्न मदों में खर्चों का आकलन करती है, और चूंकि ये धन के अपव्यय को रोकती है, अतः इसे क्या कहा जाता है, स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। स्थायी मितव्ययता समिति भी इसे कहा जाता है। फिर देखिए लोक लेखा समिति की जहां तक बात है, यह समिति असल में भारत में सबसे प्राचीनतम समिति है। मैं इससे पहले एक बात और बता देता हूं आपको। जो संसदीय समितियों की हम बात कर रहे हैं ना, संसदीय समितियों की भारत में शुरुआत 1919 के एक्ट के तहत हुई थी सबसे पहली बार। इसमें सबसे पहली बार संसदीय समितियां भारत में अपनाई गई थी, उनका प्रावधान शुरू किया गया। तो 1921 में, ये 1919 का एक्ट आप जानते हैं 1921 में प्रभावी हुआ। 1921 में सबसे पहली बार समितियां आई थी भारत में। तो लोक लेखा समिति का भी शुरुआत ही 1921 से शुरू हो गया था, लोक लेखा समिति। तो इसलिए ये भारत की, ये समझिए कि प्राचीनतम समिति है। 1955 तक इस समिति में कितने, 15 सदस्य होते थे, और 15 सदस्य सारे के सारे कहां से होते थे, लोकसभा से। लेकिन 1955 तक से क्या हुआ, इसके बाद से होने क्या लगा कि राज्यसभा की मांग पर इसमें 22 सदस्य होते हैं, और वो ये जो 22 सदस्य होते हैं इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से हैं। इसका मतलब ये संयुक्त स्थायी समिति है, इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव भी ठीक वैसे ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। फिर इसके अध्यक्ष की जहां तक बात है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करता है। और 1967 के बाद से हमारे यहाँ चलन क्या हुआ, 1967 से, कि विपक्षी दल से संबंधित होता है ये स्पीकर, किसी विपक्षी दल का होता है ये जो है ना, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, ये एक्चुअल में विपक्षी दल से संबंधित होता है, विपक्षी दल का होता है। 1967 के बाद में हमारे यहाँ ये परंपरा विकसित हुई है। ये समिति क्या करती है, ये सीएजी के, ये समिति एक्चुअल में सीएजी कैग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को भेजता है संसद में, और संसद इस रिपोर्ट को दे देती है पीएसी
पीएससी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, यही लोक लेखा समिति। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति सीएजी के उन वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है और उनमें यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो उसे उजागर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएससी इसी के प्रतिवेदनों का वो करती है। तो ये कैग है वो पीएससी का, लोक लेखा समिति का क्या कहलाता है? गाइड कहलाता है, मित्र कहलाता है, अग्रज कहलाता है, मार्गदर्शक कहलाता है। ये इसे कैग को कहा जाता है, लोक लेखा समिति का गाइड या मार्गदर्शक। ये आपके दो समितियां थी जिनको भी आपको समझना चाहिए, और परीक्षा में प्रश्न समितियों के संबंध में अगर पूछा जाता है तो यहीं से आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। संसद के संबंध में हमने लगभग सारी बातें जितनी होनी चाहिए थी आमतौर पे सारी के सारी कर ली है। तो मैं समझ रहा हूँ कि फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बाई चांस कोई बिंदु बचा है, मेरे ख्याल से सारी बातें आ गई हैं। आप ढंग से इन टॉपिक्स को तैयार करें और अपनी तैयारी को मजबूती दें। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, अगली क्लास में। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।